ओके, सो एंडोक्राइन का लेक्चर नंबर 7 है, बी नोट्स है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंसुलिन और एंटी डायबिटिक ड्रग्स, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप समझो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हम मेनली देते हैं इंसुलिन, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में आप ओरल प्लस सबक्यूटेनियस ड्रग दे सकते हो, उसके साथ आप समटाइम्स इंसुलिन दे सकते हो। जो इनिशियल स्टेज होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, उसमें आपने ओरल या सबक्यूटेनियस ड्रग्स देने हैं। और अगर एडवांस डिजीज़ होगा तो उसमें यू विल गिव इंसुलिन। तो इंसुलिन आपके साथ डिफरेंट टाइप्स में होता है। मैनी डिफरेंट टाइप्स जो है दैट आर अवेलेबल फॉर डायबिटिक थेरेपी, ये आपके साथ सारे वेरी करते हैं पीक में और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में। तो सबसे आपके साथ फास्ट पीक और शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है दैट इज़ योर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये सबसे फास्ट पीक करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। फिर रेगुलर इंसुलिन आता है, फिर एनपीएच जो इंटरमीडिएट है, और फिर आपके साथ डेटामेर और ग्लार्गिन, इनका स्लो पीक है और इनका लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो आपने ये याद रखने हैं कि जो आपके साथ डेटामेर और ग्लार्गिन डीजी, ये आपके साथ जो है स्लो पीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। रैपिड एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग का मतलब यही है कि ये आपके साथ इनका ड्यूरेशन शॉर्ट होगा एंड दे हैव अ फास्ट पीक। इंसुलिन हेक्सामर्स जो होते हैं, तो इंसुलिन आपके साथ हेक्सामर्स बनाते हैं इन द बॉडी। 6 इंसुलिन मॉलिक्यूल्स इसमें लिंक हो जाते हैं और ये आपके साथ एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हेक्सामर। तो इंसुलिन जो है आपके साथ यूजुअली इट इज़ एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली, और एक्टिविटी रिलेटेड टू स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसकी एक्टिविटी रिलेटेड होती है टू द स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंसुलिन हेक्सामर जो होता है, तो उसका आपने याद रखना है कि उसका स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, और जो इंसुलिन मोनोमर है तो उसका फास्टर एक्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में आप लैग निमोनिक याद रखो, LAG लैग। तो L फॉर लिस्प्रो, S पार्ट ग्लूलिसिन, ये आपके साथ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स हैं। ये दीज आर मॉडिफाइड ह्यूमन इंसुलिन्स विच कंटेन मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स, और इसमें आपके साथ रिड्यूस्ड हेक्सामर या पॉलीमर फॉर्मेशन, हेक्सामर और पॉलीमर की फॉर्मेशन इसमें कम होगी। इनका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, फास्ट एक्शन होता है, एंड दे हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ऑनसेट 15 मिनट्स का होगा, पीक 1 हावर में हो जाता है, और ड्यूरेशन आपका 2 to 4 हावर्स होता है। इसको हम यूज़ करते हैं प्री मील। तो इसके अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो ये आपके साथ डायरेक्टली पीक में जाता है, और विद इन 2 to 4 हावर्स ये आपके साथ 2 to 4 हावर के लिए ये एक्ट करता है, रैपिड एक्टिंग है। तो दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें आपके साथ लैग आते हैं, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन। फिर इसके बाद रेगुलर इंसुलिन होता है, जो आपके साथ एक सिंथेटिक एनालॉग है ह्यूमन इंसुलिन का, और आपके साथ इट इज़ मेड बाय DNA टेक्निक्स। इनका ऑनसेट 30 मिनट्स में होता है, पीक में ये जब जाते हैं 2 to 3 आवर्स में ये पीक में चले जाते हैं, और ड्यूरेशन इनका होता है फॉर 3 to 6 आवर्स। तो ये अभी आपको एक रेगुलर इंसुलिन का चार्ट दिया है। ये आपके साथ क्या होता है, पीक में जाता है, ये पीक 2 to 3 आवर्स में पीक करता है, और 3 to 6 आवर्स में ये आपके साथ इसकी ड्यूरेशन होती है। तो दिस इज़ रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन जो है हम कॉमनली यूज़ करते हैं हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में। ब्लड शुगर एलिवेशन कॉमन विद इन्फेक्शन, सर्जरी। तो एक बंदे का, एक पेशेंट का ब्लड शुगर आपके साथ मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन या सर्जरी के बाद एलिवेट हो जाता है। तो उसके लिए हम स्लाइडिंग स्केल, रेगुलर इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल यूज़ करते हैं। स्लाइडिंग स्केल जो है, आप एक डोज देते हो गिवन बेस्ड ऑन द फिंगर स्टिक ब्लड ग्लूकोज। तो उसके मुताबिक अगर आप फिंगर स्टिक पे ब्लड ग्लूकोज मेजर करते हो और उसके मुताबिक आप एक स्लाइडिंग स्केल डोज दोगे, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल। तो ओनली टाइप ऑफ इंसुलिन जो आपके साथ
गिवन आईवी है दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर इंसुलिन। तो रेगुलर इंसुलिन को हम इंट्रावीनस फॉर्म में देंगे, ये आपने याद रखना है। आईवी रेगुलर इंसुलिन जो है आप यूज़ करते हो इन द ट्रीटमेंट ऑफ डीकेए एंड एचएचएस, और इसको हम एडिशनली यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकेलीमिया। तो गिवन आईवी विद ग्लूकोज, और ये आपके साथ क्या करता है, प्रिवेंट करता है हाइपोग्लाइसीमिया को। जो एनपीएच इंसुलिन है दैट इज़ अ रेगुलर इंसुलिन विच इज़ कंबाइंड विद न्यूट्रल प्रोटामीन। तो रेगुलर इंसुलिन को आप कंबाइन करते हो न्यूट्रल प्रोटामीन के साथ, इसे हम कहते हैं एनपीएच इंसुलिन, न्यूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन। ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन, ये आप रेगुलर इंसुलिन के साथ जब न्यूट्रल प्रोटामीन कंबाइन करते हो, इसे हम एनपीएच कहते हैं। इसकी स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, ये आपके साथ 4 to 8 आवर्स में पीक करेगा, और इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होगी दैट विल बी फॉर 12 to 16 आवर्स। तो ये आपको एक एन नज़र आ रहा है। पहले जो है लोग एन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अभी एन की जगह आपके साथ लॉन्ग एक्टिंग आ गए हैं, जिसमें डीजी आता है, डेटामेर और ग्लार्गिन। तो वो आपके साथ अभी यूज़ होते हैं। एक रैपिड डोज पेशेंट को दिया जाता है, उनके साथ उनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है। ये एन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो इसमें फिर आपके साथ ग्लार्गिन है। ग्लार्गिन इज़ इंसुलिन विद मॉडिफाइड अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर। ये आपके साथ सॉल्युबल होता है एसिडिक सॉल्यूशन में फॉर डोजिंग, एंड इट प्रिसिपिटेट्स एट बॉडी पीएच आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो बॉडी पीएच पे सॉरी फॉर दैट, ये आपके साथ प्रिसिपिटेट करेगा एट बॉडी पीएच आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है आपके साथ स्लोली डिज़ोल्व होता है फ्रॉम क्रिस्टल्स। ये आपके साथ एक लो कंटिन्यूस लेवल ऑफ इंसुलिन इसमें आपको मिलेगा। इसकी ऑनसेट होती है 1 to 1.5 आवर्स में, और ये आपके साथ एक लॉन्ग एक्टिंग है, सो इट एक्ट्स फॉर 11 to 24 आवर्स, और ये आप देते हो वंस डेली। अगर आप एक मेडिसिन दोगे तो ये आपके लिए 24 आवर्स के लिए कवर देता है, तो इसलिए इसको आप सिर्फ पर डे एक यूज़ करते हो। फिर आपके साथ आता है ग्लार्गिन। ठीक है, जो ग्लार्गिन है तो दिस इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग एंड इन पीएच इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग। जो डेटामेर है, डेटामेर इंसुलिन विद फैटी एसिड साइड चेन को हम कहते हैं डेटामेर। इंसुलिन के साथ जब फैटी एसिड साइड चेन ऐड होता है दैट इज़ कॉल्ड डेटामेर। इसकी भी स्लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एग्रीगेशन होती है इसकी सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, एंड इट ऑल्सो बाइंड्स रिवर्सिबली टू एल्ब्यूमिन। ऑनसेट इसका 1 to 2 आवर्स तक होगा, ड्यूरेशन इसकी मोर देन 12 आवर्स होती है, एंड इट इज़ यूजुअली गिवन वंस और ट्वाइस डेली। इट कैन लीड टू वेट गेन। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके साथ डेटामेर है और ये आपके साथ है ग्लार्गिन। फिर इंसुलिन में रैपिड एक्टिंग आते हैं जिसको हम प्री मील देते हैं, मील से थोड़ा थोड़ा देर पहले हम इसको देते हैं। तो ये आपके साथ क्या करता है कि ये ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। एक रेगुलर होता है जिसमें स्लाइडिंग स्केल आता है, और वो हम आईवी देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डीकेए एंड हाइपरकेलीमिया। इसमें आपके साथ एनपीएच, ग्लार्गिन और डेटामेर आते हैं, ऑफन गिवन एज बैकग्राउंड थेरेपी। उसको हम एज अ बैकग्राउंड थेरेपी देते हैं। इंसुलिन एनालॉग्स जो है दे डू नॉट कंटेन ह्यूमन इंसुलिन मॉलिक्यूल्स एंड दे आर मॉडिफाइड इंसुलिन स्ट्रक्चर। तो इसमें रैपिड एक्टिंग में आपके साथ कौन से आते हैं, डेटामेर और ग्लार्गिन। ये आपने जानना है, ठीक है। ये इंसुलिन एनालॉग अक्सर ये लोग यूज़ करते हैं। तो इंसुलिन एनालॉग का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट कंटेन ह्यूमन इंसुलिन मॉलिक्यूल। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर वोकेबलरी के थ्रू वोकेबलरी आपकी जानना चाहते हैं। इंसुलिन एनालॉग लिखा होगा, बट आपने याद रखना है कि इसमें ह्यूमन इंसुलिन मॉलिक्यूल नहीं होते।
ये सिर्फ एक मॉडिफाइड इंसुलिन स्ट्रक्चर है और इसमें आपके साथ डीजी, डेटामेर और ग्लार्गिन आते हैं। जो रेगुलर इंसुलिन है एनपीएच, वो आपके साथ कंटेन ह्यूमन इंसुलिन मॉलिक्यूल्स रेगुलर में मेड बाय रिकम्बिनेंट टेक्निक्स, और एनपीएच जो है रेगुलर एडेड टू न्यूट्रल प्रोटामीन टू स्लो डाउन एब्जॉर्प्शन। तो ये आप याद रखो कि दीज आर इंसुलिन एनालॉग्स। इंसुलिन एनालॉग्स में आपके साथ रेगुलर इंसुलिन आता है और आपके साथ एनपीएच आता है। जो आपके साथ डेटामेर और ग्लार्गिन है, दे आर नॉट इंसुलिन एनालॉग्स। रेगुलर इंसुलिन एंड एनपीएच आर योर इंसुलिन एनालॉग्स। तो इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है कि दे ऑल मेजर साइड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल इंसुलिन रिजमेंट्स क्या है कि दे विल कॉज ट्रिमर, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड एंजाइटी। अगर सिवियर हो गया तो इट कैन कॉज कोमा एंड सीजर्स। तो इसलिए आपने ऑलवेज सबसे पहले ब्लड शुगर चेक करना है इन अनकॉन्शियस पेशेंट, और डोजेज फ्रीक्वेंसी आपने एडजस्ट करनी है टू अवॉइड लो ग्लूकोज। अच्छा, इसका एक मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है कि इट कॉजेज़ वेट गेन। ठीक है, इट कॉजेज़ वेट गेन, ऑकर्स इन मोस्ट पेशेंट ऑन इंसुलिन, और इंसुलिन प्रमोट करता है फैटी एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस को, दैट इज़ वाई इट कॉजेज़ वेट गेन। फिर टाइप 1 डायबिटीज़ में हम देते हैं इंसुलिन, टाइप 2 में हम ओरल प्लस सबक्यूटेनियस ड्रग प्लस माइनस इंसुलिन, इनिशियल में ओरल या सबक्यूटेनियस ड्रग देंगे, और एडवांस डिजीज़ में हम इंसुलिन देंगे। HbA1c जो है, इट इज़ यूज टू मॉनिटर द थेरेपी। अगर HbA1c बहुत ज़्यादा हाई होगा तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, अगर बहुत ज़्यादा लो भी हो गया फिर भी उसमें रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है, तो आपने HbA1c को यूज़ करना है फॉर मॉनिटरिंग, और आपने गोल रखना है इन डायबिटिक लेस देन और इक्वल टू 7%, ऑफन यूज्ड इन मैनी पेशेंट, ये इसका गोल है। तो इसमें आपने पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करनी है। अगर एक पेशेंट न्यूली डायग्नोज होता है विद टाइप 2 डायबिटीज़, तो देर इज़ वेट लॉस एक्सरसाइज। आपने उसको कहना है कि आप वेट लॉस करो, एक्सरसाइज करो, ताकि आपके ग्लूकोज लेवल्स इम्प्रूव हो जाए। और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है डायबिटीज़ में, यू हैव टू एडवाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यूजुअली ये आप 3 to 6 मंथ के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हो, और फिर उसके बाद आप उसका HbA1c देखते हो। अगर वो इम्प्रूव हुआ है सो ही शुड कीप विद द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं हुआ सो यू कैन ऐड एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स में आपके साथ ये सारे के सारे क्लासेस आते हैं, तो ये हम अभी एक एक पढ़ेंगे। बिगोनॉइड्स हैं जिसमें मेटफॉर्मिन आता है, सल्फोनाइल यूरिया है, और मैग्लेटिनाइड्स हैं जो आपके साथ दोनों इंसुलिन सिक्रीटोगॉग्स हैं, आपके साथ ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड इंसुलिन सिक्रीटोगॉग्स, और इसमें सल्फोनाइल यूरिया और मैग्लेटिनाइड्स आते हैं। इसमें फिर आपके साथ एक होता है ग्लिटाजोन्स, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, एमाइलिन एनालॉग्स हैं, जीएलपी व एनालॉग्स हैं, DDP4 इनहिबिटर्स हैं, और आपके साथ SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस मेटफॉर्मिन, जो आपका मेजर इसका क्लास है बिगविनाइड्स। बिगविनाइड्स में मेटफॉर्मिन आता है, तो ये हम ओरल थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, और इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म अननोन है। लेकिन प्राइमरी काम मेटफॉर्मिन का क्या होता है कि ये आपके साथ हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करवाएगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट करवाता है। इसके अलावा ये आपके साथ फ्री फैटी एसिड को भी लोअर करेगा, तो सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज़ करवा देता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को ये डिक्रीज़ करवाएगा, जो आपके बैड लिपिड्स हैं उनको कम करवाता है, और जो गुड लिपिड्स हैं HDL, उनको ये स्मॉल इंक्रीज़ उनमें ले आता है। तो आपने याद रखना है कि मेटफॉर्मिन क्या करता है कि इसका प्राइमरी इफ़ेक्ट है कि ये आपके साथ हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवाएगा, आपके साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, बाकी फ्री फैटी एसिड वगैरह सब को ये डिक्रीज़ करता है, लेकिन गुड लिपिड्स को जो है ये इंक्रीज़ करता है।
बेगोनाइट्स के अदर अफेक्ट्स में ये क्या करेगा कि इट विल रिड्यूस ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट और डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द टिश्यू करवाता है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ में इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक आपको नज़र आएगा एंड देयर विल बी रिड्यूस्ड ग्लूकागॉन लेवल्स। इसके अलावा मेटफॉर्मिन क्या करेगा कि इट विल इंक्रीज द इंसुलिन अफेक्ट, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवाता है और इंसुलिन लेवल फॉल स्लाइटली ऑन थेरेपी। मेटफॉर्मिन जो है इट इज़ द फर्स्ट लाइन इन टाइप 2 डायबिटीज़। सबसे पहले ये आपका एक कॉमन एमसीक्यू है, आपसे पूछते हैं फर्स्ट लाइन हम एंटी डायबिटिक एजेंट कौन सा देंगे, दैट इज़ मेटफॉर्मिन। लेकिन इसके कुछ चंद साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आपने उनको देखना होगा। अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है आपने मेटफॉर्मिन नहीं देना क्योंकि इट कॉजेज़ लैक्टिक एसिडोसिस। इसके साथ ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद वेट लॉस। एडवर्स इफेक्ट नहीं है लेकिन इसके साथ मेटफॉर्मिन के साथ वेट लॉस होता है और ये आपके साथ रेयरली हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाता है। जो आपके साथ सल्फोनाइल यूरिया है इस पे भी एमसीक्यू आता है कि विच एंटी डायबिटिक कॉजेज़ हाइपोग्लाइसीमिया। तो उसमें आपने याद रखना है कि सल्फोनाइल यूरिया इज़ वन ऑफ द मेजर एंटी डायबिटिक ड्रग। अगर पेशेंट सल्फोनाइल यूरिया ले रहा है तो ही कैन develop or he is at risk of developing hypoglycemia. So it does not depend upon beta cell and can be given to patient with advanced diabetes. metformin की बात कर रहे हैं। इसका मोस्ट कॉमन एक एडवर्स अफेक्ट जो है आपके साथ जीआई अपसेट कॉज करवाता है, वेट लॉस कॉज करवाता है, जीआई अपसेट कॉज करवाएगा, इंसुलिन अफेक्ट को ये इंक्रीज करवाता है, नोज़िया, एब्डोमिनल पेन। और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि मेटफॉर्मिन कॉजेज मेटालिक टेस्ट इन द माउथ। तो दिस इज़ ऑलवेज टेस्टेड इन एग्ज़ाम कि कौन सा ड्रग है जो कॉजेज मेटालिक टेस्ट। तो उसमें एक मेटफॉर्मिन है, एक और ड्रग भी है, तो वो आप अपने लिए गूगल पे देख लें। रेयरली कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका अनक्लियर है। और मेटफॉर्मिन आपके साथ इंक्रीज़ करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट, जो कि आपके साथ बेनिफिशियल होता है फॉर लोअरिंग ग्लूकोज लेवल्स। अगर आप टू मच मेटफॉर्मिन लोगे तो इट विल कॉज लैक्टिक एसिडोसिस विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और लैक्टिक एसिडोसिस जो है ये आपके साथ ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर्स एसोसिएटेड विद रीनल इनसफिशेंसी, लिवर डिजीज़, अल्कोहल ले रहा है पेशेंट, उसको कोई हार्ट फेलियर, हाइपोक्सिया या एक्यूट इलनेस है, तो इन दैट केसेस मेटफॉर्मिन कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। तो मेटफॉर्मिन नॉट यूज्ड इन पेशेंट विद लो जीएफआर। अगर एक पेशेंट का जीएफआर लो होगा तो उसमें भी आपने मेटफॉर्मिन अवॉइड करना है। यूजुअली आपने याद रखना है जीएफआर लेस देन 30। तो लेस देन 30 जीएफआर अगर होगा तो उसमें आपने बिल्कुल मेटफॉर्मिन नहीं देना। ऑफन हेल्ड व्हेन patients are acutely ill and also held during IV contrast test। फिर इसके बाद आता है सल्फोनाइल यूरिया। तो ये सल्फोनाइल यूरिया आपके साथ बाइंड करता है टू द रिसेप्टर इन पैंक्रियास और ये आपके साथ एसोसिएट होता है विद एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स इन द बीटा सेल्स। तो सल्फोनाइल यूरिया क्या करेगा कि ये पोटेशियम चैनल को क्लोज करेगा इन द बीटा सेल्स, जिसकी वजह से आपको रेस्टिंग पोटेंशियल में चेंजेस नज़र आएंगे और रिज़ल्ट में आपको डीपोलराइजेशन मिलती है ड्यू टू कैल्शियम इनफ्लक्स। This is more sensitive to glucose and amino acid and you will find insulin release, that is why it is called insulin secretagogues। तो मैंने आपको कहा कि इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स उसे कहते हैं जिसमें आपको इंक्रीज इंसुलिन रिलीज़ मिलती है। इसमें आपके साथ एक सल्फोनाइल यूरिया आता है, उसके साथ साथ एक मैग्लेटिनाइड्स आते हैं, तो ये दोनों आपके साथ इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स हैं। फिर सल्फोनाइल यूरिया ओरल ड्रग है, ईच जनरेशन मोर पोटेंट, लेस डोजेज यूज्ड, तो लेस साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। फर्स्ट जनरेशन में टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड,
टॉल्जमाइड आते हैं। सेकंड जनरेशन में आपके साथ ग्लाइब्यूराइड और ग्लिपिजाइड आएगा, और थर्ड जनरेशन में ग्लिमिपेराइड। तो ऑल ऑफ देम कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया है, और ये आपके साथ ग्लूकागॉन के लेवल को फॉल करवाएगा एंड मे ऑकर विद एक्सरसाइज और स्किपिंग मील्स। अगर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है या मील्स को स्किप कर रहा है एंड ही इज टेकिंग सल्फोनाइल यूरिया, सो ही इज़ एट अ वेरी ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, सल्फोनाइल यूरिया कैन ऑल्सो कॉज वेट गेन, क्योंकि इसमें आपके साथ इंसुलिन रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इट कॉजेज़ वेट गेन। सल्फोनाइल यूरिया में एक ड्रग है, इसका एक क्लास है जिसे हम क्लोरप्रोपमाइड कहते हैं। ये पहले यूज़ होता था, अभी इट इज़ अवॉइडेड बिकॉज इट कॉज्ड फ्लशिंग विद अल्कोहल कंजम्पशन। और अल्कोहल जो है, ये क्लोरप्रोपमाइड आपके साथ एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करवाता है, और इसके अलावा जो डाइसल्फिराम है वो भी आपके साथ इनहिबिट करवाता है एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को। ठीक है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन के बारे में आपने सुना होता है। तो अल्कोहल के साथ डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कॉज होता है, और अगर एक पेशेंट एंटी डायबिटिक क्लोरप्रोपमाइड ले रहा है तो उसको भी फ्लशिंग हो सकती है, और ही कैन डेवलप हाइपोनेट्रीमिया ड्यू टू इंक्रीज एडीएच एक्टिविटी। फिर एक और इंसुलिन सिक्रीटोगॉग है जिसमें मैग्लिटिनाइड्स आते हैं, इसमें रापाग्लिनाइड आता है, नैटिग्लिनाइड आते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन ओरल थेरेपी। इनका डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम सल्फोनाइल यूरिया, लेकिन इनका मैकेनिज़्म जो है दैट इज़ सिमिलर। ये आपके साथ पोटाशियम चैनल इन द बीटा सेल को क्लोज करते हैं और इंसुलिन सिक्रीशन को ज़्यादा करते हैं। दैट इज़ वाई दीज बोथ आर कॉल्ड इंसुलिन सिक्रीटोगॉग्स। ये एक शॉर्ट एक्टिंग है और इसे हम प्रायर टू मील्स यूज़ करते हैं। इसका भी रिस्क है कि ये पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाएगा। नो सल्फ़र, एंड इसमें सल्फ़र नहीं होता, कैन बी यूज्ड इन सल्फ़ा एलर्जी। फिर इसके बाद TZDs हैं जिसे हम थायोजोलिडीन डायोन्स कहते हैं। इसमें पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन आते हैं। ये भी ओरल थेरेपी के लिए यूज्ड होते हैं, और ये आपके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करवाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि इट डिक्रीजेज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। TZDs जो है इंक्रीजेज द इंसुलिन रेजिस्टेंट एक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अबाउट TZDs कि दे एक्ट ऑन PPR अल्फा रिसेप्टर। इसके बारे में MCQs बहुत ज़्यादा आए भी हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि पायोग्लिटाजोन कौन से मैकेनिज़्म के थ्रू एक्ट करते हैं, तो दे एक्ट ऑन PPAR अल्फा रिसेप्टर्स, जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं और आपको हाईएस्ट लेवल एडिपोज टिश्यूज़ में मिलेंगे। इसके अलावा मसल, लिवर और अदर टिश्यूज़ में भी मिलते हैं, और ये आपके साथ जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करते हैं। TZDs जो है ये आपके साथ पीपार गैमा के साथ बाइंड करते हैं, और TZDs पीपार गैमा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो फिर आपके साथ रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ये क्या करवाएगा कि कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइज एंड लीडिंग टू जीन ट्रांसक्रिप्शन। इसका रिज़ल्ट एक्शन क्या होगा कि ये जीन ट्रांसक्रिप्शन कॉज करवाएगा। पहले ये पीपार गैमा के साथ कंबाइन होता है, तो TZD पीपार बनाएगा और उसके साथ रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर के साथ अटैच होके जीन ट्रांसक्रिप्शन का कॉज करवाता है। फाइब्रेट्स ऐसे ड्रग्स हैं जो भी आपके साथ पीपार अल्फा पे एक्ट करते हैं, और ये आपके साथ ट्राइग्लिसराइड लेवल को ये डिक्रीज़ करवाएंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो आपके साथ TZDs हैं और फाइब्रेट्स हैं ये दोनों पीपार अल्फा पे काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये पीपार अल्फा है, ये अल्फा है और ये गैमा है। ठीक है, तो दीज TZDs विल एक्ट ऑन गैमा एंड जो फाइब्रेट्स हैं दे विल एक्ट ऑन अल्फा। फिर TZDs जो है इनका पोटेंशियल मैकेनिज़्म डिफरेंट टाइप के मैकेनिज़्म है। GLUT4 को एक्टिवेट कर सकता है,
एडिपोनेक्टिन को, ये आपके साथ उस मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। GLUT4 जो है एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है और इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन उसकी वजह से अप रेगुलेट होती है। अगर एडिपोनेक्टिन मैकेनिज़्म के थ्रू एक्ट करेगा तो एडिपोसाइट सिक्रीटरी प्रोटीन increase insulin sensitivity via several mechanism. Signaling may lead to improve glucose level और एंटागोनिज्म ऑफ TNF अल्फ़ा अगर आप करते हो तो एंटागोनिज्म ऑफ TNF अल्फ़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इसमें TNF अल्फ़ा के लेवल्स आपके साथ फॉल मिलेंगे। तो मेनली आपने याद रखना है कि TZDs जो है GLUT4 मैकेनिज़्म के थ्रू एक्ट करते हैं, एडिपोनेक्टिन के थ्रू एक्ट करते हैं और दे प्रोवाइड एंटागोनिज्म टू TNF अल्फ़ा। इसका एक एडवर्स इफेक्ट, मेजर एडवर्स इफेक्ट है दैट इट कॉजेज वेट गेन एंड इट कैन आल्सो कॉज प्रोलिफरेशन ऑफ द एडिपोसाइट्स। ये आपके साथ फ्लूइड रिटेंशन कॉज करवाएगा एंड इसमें एक रिस्क होता है टू डेवलप हेपेटोटॉक्सिसिटी। जो ट्रोग्लिटाजोन है दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट, क्यों? बिकॉज ये आपके साथ लिवर फेलियर कॉज करवाता था। फिर इसके बाद इसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि एडेमा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यूज़। स्टेप वन में भी इस पे MCQs आए हैं, पार्ट 1 एवरी एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि कौन सा एंटी डायबिटिक ड्रग है जो एडेमा कॉज करवाता है, स्पेसिफिकली रिस्क ऑफ पल्मोनरी एडेमा, तो दैट आर योर TZDs। ये 5% पेशेंट में ऑकर होता है ड्यू टू पीपार गैमा इफेक्ट इन नेफ्रॉन। आपके साथ सोडियम रिटेंशन को इंक्रीज़ करवाता है, तो सोडियम अपने साथ पानी ले आता है विच कॉजेज़ pulmonary edema and it is not used in patients with advanced heart failure। तो हार्ट फेलियर पेशेंट में आपने इसको यूज़ नहीं करना। फिर इसके बाद आते हैं ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में ए कार्बोज, मैग्लीटोल, वोग्लिबोज, ये तीनों ड्रग्स आते हैं जिसको हम ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स कहते हैं। These are competitive inhibitors of the intestinal alpha glucosidase। intestinal alpha glucosidase के competitive inhibitors हैं। इसमें सक्रेज, माल्टेज, ग्लूकोएमाइलेज, डेक्सट्रेनेज, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो enzyme of the brush borders of intestinal cells, hydrolyzed starches, oligosaccharides, disaccharides, इनकी स्लो एब्जॉर्प्शन, ये दे कॉज स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, तो लेस एब्जॉर्प्शन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में और मोर एब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन। दे विल कॉज लेस एब्जॉर्प्शन इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन और डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन में दे विल कॉज मोर स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। फिर दे आर टेकन ओरली बिफोर मील्स एंड ये आपके साथ लेस स्पाइक इन ग्लूकोज आफ्टर मील कॉज करवाता है। ये आपके साथ मीन ग्लूकोज लेवल को कम करवाएगा और HbA1c को भी कम करवाता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड इंसुलिन स्पेयरिंग, क्योंकि इसमें लेस इंसुलिन इज़ यूज्ड। इसका एक मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स का, कि ये आपके साथ GI अपसेट कॉज करवाएंगे जिसमें फ्लैटुलेंस और डायरिया के टाइप के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। फिर इसके बाद है एमाइलिन एनालॉग्स। इसमें आपके साथ प्रेमलिंटाइड आता है। प्रेमलिंटाइड जो है दिस इज़ एमाइलिन एनालॉग। एमाइलिन क्या होता है? दिस इज़ अ प्रोटीन दैट इज स्टोर्ड इन द बीटा सेल्स और ये आपके साथ को सिक्रीटेड होता है इंसुलिन के साथ, एडजेसेंट सिक्रीट होगा। इसके सेवरल इफ़ेक्ट्स हैं और जिनका मैकेनिज़्म पूरली अंडरस्टूड है, जिसमें ये आपके साथ एमाइलिन एनालॉग्स क्या करवाएंगे कि दे विल सप्रेस द ग्लूकागॉन रिलीज, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करेंगे और एपिटाइट को रिड्यूस करेंगे एंड दे अलाउ इंसुलिन टू वर्क मोर इफेक्टिवली। एमाइलिन एनालॉग जिसमें प्रामलिंटाइड आता है, they are given subcutaneously with meals
एंड दे आर ऑलवेज गिवन विद इंसुलिन, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 आते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में रिजल्ट नीड टू डिक्रीज इंसुलिन डोज एंड कैन ऑल्सो कॉज नोजिया। इनक्रेटिन्स जो है ये हार्मोन है जो इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएंगे। इसमें जीआईपी आता है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, जो आपके साथ प्रोड्यूस होता है बाय द के सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें जीएलपी 1 ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड 1 आते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द एल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सिक्रीटेड होते हैं आफ्टर मील्स और आपके साथ क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, सिमिलर टू जीआईपी। ऑल्सो ब्लंट ग्लूकोज रिलीज एंड आपके साथ गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करवाएंगे। तो ओरल ग्लूकोज मेटाबोलाइज्ड फास्टर देन आईवी ग्लूकोज, ये आपने याद रखना है। जीएलपी में आपके साथ एक्जेनेटाइड आता है और लीराग्लूटाइड आते हैं। तो एक्जेनेटाइड जो है ये आप सब क्यूटेनियस देते हो प्रायर टू मील और वंस वीकली वर्जन इसका अवेलेबल है मार्केट में। लेराग्लूटाइड जो है उसको हम सब क्यूटेनियस वंस डेली देते हैं और ये आपके साथ जीआई साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करवाता है, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया आते हैं। फिर आपके साथ है DDP4 इनहिबिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपके साथ सिटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन। एक चीज़ आपने याद रखनी है अबाउट लिनाग्लिप्टिन इज़ अ ड्रग विच डज़ नॉट नीड्स डोज एडजस्टमेंट। तो DDP4 में आपके साथ ये डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 enzyme expressed on many cells inhibit release of GIP and GLP-1। तो ये क्या करेंगे कि GIP और GLP-1 के रिलीज को इनहिबिट करवा देते हैं। तो इनहिबिशन जब हो जाती है तो यू विल फाइंड इंक्रीज लेवल ऑफ GLP-1। तो ओरल ड्रग्स हैं, इसको वंस डेली यूज़ किया जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन्फेक्शन साइड इफ़ेक्ट ऑफ DDP4 इनहिबिटर, जिसमें सिटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन आते हैं। इसमें यूरिनरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिपोर्ट्स भी आए हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं उसमें फ्लोजिन्स आते हैं, कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एक और होता है एम्पाग्लिफ्लोजिन। तो एम्पाग्लिफ्लोजिन के बारे में आपने याद रखना है, दैट इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव, ठीक है। कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन आपके साथ तीनों SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। SGLT2 जो होता है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये SGLT2 आपको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में मिलेगा और रीएब्जॉर्ब करता है, 90% ऑफ द फिल्टर ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करेगा। तो ये एक SGLT2 रिसेप्टर है। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि ये आपके साथ सोडियम को अंदर ले आता है फ्रॉम द यूरिन और ये आपके साथ ग्लूकोज को अंदर ले आता है। ये ग्लूकोज ये सोडियम आपके साथ इंटरस्टिशियम में जाएगा, ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपेस के थ्रू, और आपके साथ पोटाशियम अंदर ले आता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज को भी इंटरस्टिशियम या ब्लड में ले आता है और पोटाशियम को नॉर्मली ये यूरिन में सिक्रीट करवाता है। अगर हम एक पेशेंट को SGLT2 इनहिबिटर देंगे तो सोडियम भी अंदर नहीं आ पाएगा, ग्लूकोज भी अंदर नहीं आ पाएगा, तो पेशेंट विल हैव मोर सोडियम इन यूरिन और पेशेंट विल हैव मोर ग्लूकोज इन यूरिन। तो ग्लूकोज यूरिया होगा और पेशेंट के बॉडी में सोडियम लेवल कम होगा, तो इट विल कॉज हाइपोनेट्रीमिया। और ये आपके साथ पोटेशियम को भी बाहर यूरिन में नहीं ला पाएगा, सो इट विल कॉज हाइपरकेलीमिया इनसाइड द ब्लड एंड इंटरस्टिशियम। तो अगर इसकी हम इनहिबिशन करते हैं तो ग्लूकोज इज़ लॉस्ट इन द यूरिन, लोअर ग्लूकोज लेवल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको माइल्ड ऑनकोटिक डायूरेसिस मिलेगी। SGLT2 ड्रग्स जो हैं ओरल ड्रग्स हैं, ये आप वंस डेली लेते हो एंड ये आपके साथ माइल्ड वेट लॉस कॉज करवाते हैं। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव आउटकम इन हार्ट फेलियर पेशेंट। और आपने ये याद रखना है कि कैंडिडा जो है इट लव्स
ग्लूकोज, ठीक है, इट लव्स ग्लूकोज। तो ये कैनाग्लिफ्लोजेंस और डैपाग्लिफ्लोजेंस जो है ये आपके साथ कैंडिडिएसिस कॉज करवाते हैं, स्पेसिफिकली वल्वो विजाइनल कैंडिडिएसिस। तो इस पे भी बहुत एमसीक्यू आए हैं। एंड इट कैन आल्सो कॉज यूटीआईज, ये भी इसका एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है। इसको आपने एडवांस रीनल डिजीज़ में नहीं देना। इसका एडवर्स इफेक्ट है क्योंकि ये कॉज करता है वल्वो विजाइनल कैंडिडिएसिस एंड इट कॉजेज यूटीआईज एंड इट शुड नॉट बी गिवन इन एडवांस्ड रीनल डिजीज़। It can lead to mild weight loss and it can improve outcomes in heart failure patient. अच्छा, तो ये आपके साथ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हेल्पफुल टिप्स है। जो रीनल फेलियर है उसमें आपने मेटफॉर्मिन अवॉइड करना है। एमसीक्यू है, आपने अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि मेटफॉर्मिन कॉजेज लैक्टिक एसिडोसिस। तो दैट्स वाई आपने रीनल फेलियर में मेटफॉर्मिन नहीं देना। जो एडवांस्ड हार्ट फेलियर है उसमें आपने क्या नहीं देना? टीजेडीज और मेटफॉर्मिन नहीं देने। जो थायोजोलिडीन डायोन्स हैं ये आपके साथ फ्लूइड रिटेंशन कॉज करवाते हैं, तो ये आपके साथ हार्ट फेलियर को और वर्सन करेंगे। जो मेटफॉर्मिन है ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करवाता है, तो ये भी आपने हार्ट फेलियर में अवॉइड करना है क्योंकि वो वर्स करेगा कंडीशन को। सो यू हैव टू अवॉइड TZDs, you have to avoid metformin in heart failure and you have to avoid metformin in renal failure as well। जो जनरली सेव होता है और सारे के सारे कंडीशंस में सेव होता है, ये आपने टेक होम पॉइंट घर ले जाना है कि इंसुलिन जो है ये आपके साथ सबसे सेव होता है इन ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशन। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर हो, रीनल फेलियर हो, उसमें आपने इंसुलिन देना है। सो बिफोर गोइंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल and inshallah this was enough for today. See you in the next video. Thanks for watching. Please do subscribe before leaving.